आयन एपिसोड 25। कई घरों की तलाशी लेने के बाद अभिमन्यु और दीनदयाल आखिर में सरपंच के घर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। अभिमन्यु घर से निकलने को ही था, तभी उसे एक औरत दिखाई दी जो अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कि वो अपने होश में ही न हो। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु सरपंच से उस औरत के बारे में पूछने के लिए मुड़ा, वो औरत किसी साए की तरह ओझल हो गई। अभिमन्यु हैरान रह गया, क्योंकि उस औरत को न दीनदयाल ने देखा था और न ही सरपंच ने। जब अभिमन्यु सरपंच के घर से बाहर निकला तो उसे बाहर वही मोपेड खड़ी हुई दिखी, जिस पे बैठकर वो रहस्यमयी आदमी अभिमन्यु का पीछा कर रहा था। मन में कई सारे सवाल लिए अभिमन्यु दीनदयाल के साथ घर लौट आया। घर पहुंचकर अभिमन्यु ने टीआई दशरथ को फोन करके अब तक हुई तफ्तीश की पूरी खबर दी और बताया कि उन्हें किसी घर से कुछ हाथ नहीं लगा। उसने दशरथ को मोपेड पर उसका पीछा करने वाले के बारे में भी बताया और ये भी कि वही मोपेड उसने सरपंच के घर के बाहर खड़ी देखी। अभिमन्यु ने दशरथ से फोन पर कहा, सरपंच के बारे में मेरा शक सही था कि वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं। टीआई दशरथ ने ये सारी बातें गौर से सुनी और अभिमन्यु से कहा, सरपंच से होशियार रहो और ऐसा कुछ ना करना जिससे सरपंच नाराज होकर कोई कड़ा कदम उठा ले। ये सुनकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया और गहरी सोच में डूब गया। अब तक दीनदयाल गर्मा गर्म मसालेदार खिचड़ी बना चुका था, जिसे उसने प्लेट में डालकर अभिमन्यु के सामने रख दिया। उसने अभिमन्यु को सोच में डूबा देखकर पूछा, क्या आप अभी यही सोच रहे हैं कि आपको किसी के घर से वो लाल साड़ियाँ क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर ऐसा है तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर जी। इन हत्याओं के पीछे कोई इंसान नहीं है, बल्कि शकिया की डायन है। अभिमन्यु ने दीनदयाल को गुस्से से घूरा तो उसने तपाक से कहा, अब ठीक है, मुझे घूरना बंद कीजिए और इस नाचीज के हाथों बनी गर्मा गर्म खिचड़ी का लुत्फ उठाइए। ये आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अभिमन्यु ने खिचड़ी का एक कौर खाया। वाकई खिचड़ी बेहद स्वादिष्ट थी। उसने ऐसी मसालेदार खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई थी। उसने दीनदयाल से तुरंत पूछा, तुम्हें ऐसा खाना पकाना किसने सिखाया? दीनदयाल गर्व से बोला, मेरी माँ ने। ये कहकर दीनदयाल अपने बचपन की बातें बताने लगा कि कैसे उसकी माँ उसे सब सिखाती थी और ये कि वो अपनी माँ का लाडला था और अब भी है। दीनदयाल बोले जा रहा था, पर अभिमन्यु का ध्यान अपने केस पर था। तभी दीनदयाल ने उसे देखा और समझ गया कि उसने उसकी कहानी का एक लफ्ज भी नहीं सुना था। दीनदयाल को बहुत बुरा लगा और वो खामोश हो गया। अभिमन्यु ने दीनदयाल की तरफ देखे बिना कहा, मैंने ये सोचने की बेवकूफी कैसे कर दी? हत्यारा अपने घर में लाल साड़ियों का पुलिंदा नहीं रखेगा। उसने वो साड़ियाँ जरूर कहीं छिपा दी होंगी और चकिया में वो लाल साड़ियाँ ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। अब ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है। दीनदयाल अब भी रूठा हुआ था। अभिमन्यु ने दीनदयाल की तरफ देखकर पूछा, बताओ कौन सी? दीनदयाल ने रूखी सी आवाज में कहा, आप ही बता दीजिए, आपके पास तो सारे जवाब हैं। अभिमन्यु एक आत्मविश्वास के साथ बोला,
मुजफ्फरपुर। वहीं से पता चलेगा कि वो कातिल कौन है जिसने इतनी सारी लाल साड़ियाँ खरीद रखी हैं। तभी अभिमन्यु ने दीनदयाल के रूठे हुए चेहरे पर ध्यान दिया और उससे पूछा, क्या हुआ? ये ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? दीनदयाल ने नाराज स्वर में कहा, यहाँ मैं आपको अपनी माँ की कहानी सुना रहा था और आप थे कि सुन ही नहीं रहे थे। अभिमन्यु ने दीनदयाल के गले में बांह डालकर मजाक करते हुए कहा, दीनदयाल, कभी कभी मुझे लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दीनदयाल कुछ समझा नहीं और उसने असमंजस में कहा, क्या मतलब है आपका? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक कमाल की लड़की हो सकते थे, पर बदकिस्मती से ईश्वर ने तुम्हें मर्द बना दिया। बात बात पर तुम लड़कियों की तरह रूठ जाते हो। दीनदयाल ने कहा, आप सही कहते हैं सर जी। जब मैं पैदा होने वाला था, मेरी माँ को लड़की चाहिए थी। उसने मुझे लड़कियों की तरह ही पाला है। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, तभी तो तुम इतने नाजुक और रूठे राजा हो। खाना खाने के बाद अभिमन्यु ने दीनदयाल से पूछा, जब हम लाल साड़ियों के बुलंदी की तलाश में घरों की तलाशी लेने गए थे, तब तुमने गांव वालों की एक बात पर गौर किया? दीनदयाल ने हैरानी में पूछा, कौन सी? अभिमन्यु ने कहा, जब हमने उन सबसे उस घटना के बारे में पूछा जो 25 साल पहले हुई थी, तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। दीनदयाल ने इसके बारे में सोचा और कहा, हाँ, मुझे भी हैरानी हुई थी कि किसी ने नहीं बताया कि 25 साल पहले पेड़ क्यों बांधा गया था और डायन चकिया में सबको क्यों मार रही है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला, एक बात तो पक्की है, सारे गांव वालों को डर है कि अगर वो डायन के बारे में बात करेंगे तो उन्हें ही श्राप लगेगा। पर मेरे सिर पर ये कहानी इस कदर हावी हो गई है कि मुझे इसके पीछे का सच जानना ही है, लेकिन समझ नहीं आता कि किससे बात करूं। दीनदयाल ने कहा, सर जी, मैं बता रहा हूँ, इस गांव में कोई इस बारे में बात नहीं करेगा और जितना मैं इन्हें जान चुका हूँ, वो सिर्फ एक बात कहेंगे और वो ये कि हम गड़े मुर्दे ना उखाड़े। इसलिए वो डायन कौन थी, कहाँ से आई थी, ये सब भूल जाना ही बेहतर होगा। अभिमन्यु बोला, भूलना ही सबसे बड़ी गलती होगी। इस केस में एक छोटे से छोटा क्लू भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर तो ये एक जीती जागती कहानी है जिसने सबको डरा के रखा है। मैं ये राज जानकर ही रहूंगा, चकिया से ना सही, मुजफ्फरपुर के किसी आदमी से ही सही, जो मुझे इसकी तह तक ले जाएगा। ये बोल अभिमन्यु कुछ देर के लिए शांत हो गया और गंभीरता से कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसने दीनदयाल से पूछा, मोतीराम के मिलने की कोई खबर? दीनदयाल ने कहा, नहीं, और ना ही सर्च टीम को उसके गांव में होने का कोई सुराग मिला। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, कोई आदमी ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकता है? कोई तो सुराग होगा, किसी ने तो देखा होगा मोतीराम को। दीनदयाल ने कहा, आपको मेरा बार बार कहना अच्छा नहीं लगेगा, पर ये काम डायन का ही है, वो कुछ भी कर सकती है। अभिमन्यु चिढ़कर दीनदयाल से बोला, शट अप! तुम्हें जो बकवास माननी है मानो, पर मेरे हिसाब से जांच सबूतों और हकीकतों के आधार पर ही की जाती है। दीनदयाल फिर चुप हो गया। उसे अभिमन्यु से बहस करने का मन बिल्कुल नहीं था। वहाँ प्रीति के घर में भी दोनों बहनों के बीच बहस छिड़ गई थी। प्रीति अभी भी अभिमन्यु की बातों से सहमत नहीं थी और वो जानती थी कि बात कुछ और है। आयुषी चिड़ी हुई थी और प्रीति से गुस्से में बोली, बस करो जीजी, कब तक उस बात को लेकर बैठोगी? कहा ना
एक छोटी सी पार्टी थी मेरे फ्रेंड्स के घर में। प्रीति ने गुस्से से ताना मारते हुए कहा। अब तुझे मेरी जरूरत ही कहाँ है? पराये लोग ज्यादा पसंद है तुझे। आयुषी भी गुस्से से बोली। अपनों से तो पराये लोग ही बेहतर है, कम से कम वो झूठ तो नहीं बोलते। प्रीति को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, आयुषी, ये क्या बदतमीजी है? बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? आयुषी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर लिया। प्रीति का मन तो कर रहा था कि वो आयुषी को खींचकर एक चांटा मारे, पर उसने अपने आप को रोक लिया। अगले दिन जोश से भरा अभिमन्यु अपने घर से नीचे उतरा और मेन गेट तक पहुंचा। उसी वक्त प्रीति भी मेन गेट पर आई और दोनों का एक दूसरे को देखकर मूड ऑफ हो गया। अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए कहा, इतने अच्छे दिन की शुरुआत अब बहुत सड़ी होने वाली है। प्रीति ने गुस्से से कहा, जब काली बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ ही होना है, और तुम काली बिल्ली से कम थोड़ी ना हो। हाँ। प्रीति मुंह बनाकर वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु गुस्से से बाइक स्टार्ट करके मुजफ्फरपुर के लिए निकल गया। उसने अब ठान लिया था कि केस को आगे बढ़ाकर ही रहेगा। मुजफ्फरपुर पहुंचकर उसने देखा कि पूरा शहर होली के रंग में रंगा हुआ था। चकिया में डायन के डर से लोग त्योहार मनाना ही भूल गए थे। वहां पहुंच उसे एहसास हुआ कि अगले दिन होली थी। दुकानों के बाहर रंगों से भरी बोरियां रखी थी। गुब्बारे और पिचकारियां सजाकर रखी हुई थी। लोग तोरण और फूल खरीद रहे थे। पीले नारंगी फूलों ने वहां के दृश्य को और भी सुंदर बना रखा था। चारों तरफ की रौनक देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। गर्मा गर्म जलेबियां और गुजियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। आगे जाकर उसने देखा कि हलवाई की दुकानों पर लड्डू बन रहे थे और ठंडाई तैयार की जा रही थी। अभिमन्यु को दीनदयाल की याद आ गई। वो जानता था कि दीनदयाल ये सब बड़े चाव से खाता है। उसके बिना अभिमन्यु का कुछ भी खाने पीने का मन नहीं किया। वो जल्दी से वहाँ से चलकर एक बाजार में गया। उसे लगा होली का दिन उसके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि होली का मतलब था अच्छाई की बुराई पर जीत। ये सोचते हुए अभिमन्यु को अंदर से एक खुशी महसूस होने लगी थी कि तभी अचानक से अभिमन्यु को एक धक्का सा लगा और एक महिला उसके कंधे को मारकर आगे बढ़ गई। अभिमन्यु अपने आप को संभालते हुए बड़बड़ाया, लोगों को चलने की भी तमीज नहीं है। तभी एक गुस्से से तमतमाती हुई आवाज सुनाई दी, बैल जैसे चलोगे तो यही होगा। अभिमन्यु चौंक कर मुड़ा और उसने अपने सामने प्रीति को खड़ा पाया। प्रीति गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। अभिमन्यु हैरान सा प्रीति को देख रहा था। प्रीति ने घूरते हुए कहा, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अभिमन्यु ने गुस्से से कहा, सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं होता, और भी बहुत से काम है दुनिया में तुम्हारे सिवा। तुम्हारी जैसी पनौती से तो दूर ही रहना बेहतर है। प्रीति मुंह फुलाकर वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु का मन किया प्रीति को वहीं कूट दे, फिर सोचा कि क्यों मूड को और खराब करना। वो भी अपने रास्ते चल दिया। जैसे ही अभिमन्यु वहाँ से निकला, एक आदमी जिसने अभिमन्यु पर नजर रखी थी अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकला और अभिमन्यु का चोरी छुपे पीछा करने लगा।
उसने अपने मोबाइल पर किसी को फोन मिलाया और कहा, अभिमन्यु मुजफ्फरपुर पहुंच गया है। इस बात से अनजान अभिमन्यु मन में एक उम्मीद लगाए बाजार की तरफ बढ़ चुका था। उसे यकीन हो चला था कि मुजफ्फरपुर में उसे कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो उसे उस केस में जीत दिलाएगा। पर अभिमन्यु की ये उम्मीद उसे मायूस करने वाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ मुजफ्फरपुर में क्या होने वाला था। इधर वो इंसान जो अभिमन्यु का पीछा कर रहा था, उसने अपनी पैंट के अंदर घुसी हुई बंदूक निकालते हुए उसमें गोलियां भरी और एक भयंकर हंसी के साथ उसके पीछे चल पड़ा। कौन था वो आदमी जो अभिमन्यु का पीछा कर रहा था? क्या होने वाला है अभिमन्यु के साथ? क्या अभिमन्यु की जान को खतरा है? क्या अभिमन्यु मुजफ्फरपुर से कुछ सबूत हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।